खबर हम अपने दर्शकों को भी बता दें, बिहार से ही जुड़ी हुई है। दरअसल पटना के पारस अस्पताल में मर्डर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। अस्पताल में इलाज के लिए आए कैदी का मर्डर किया गया है। हाथ में हथियार लेकर के नजर आए बदमाश कमरा नंबर 209 में घुसकर गोली मारी है। सीसीटीवी में दिख रहे 5 अपराधी। तो फिलहाल देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरीके से दिन दहाड़े ऐसे घटनाओं को अंजाम बिहार में दिया जा रहा है। खुलेआम मर्डर्स हो रहे हैं, खुलेआम किडनैपिंग हो रही है और खास तौर पर इसी बात को लेकर के विपक्षी दलों की ओर से भी मुद्दे बनाए जा रहे हैं कि आखिर बिहार में अचानक अपराध का ग्राफ इतना बढ़ता कैसे चला जा रहा है, जिसको लेकर के सुशासन बाबू ये कहते थे कि हमारा सुशासन इतना मजबूत है, कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अपराधियों पर लगाम हमने लगाई हुई है। लेकिन क्या ये वाकई बिहार में इन अपराधियों पर लगाम है? आप देखिए कितने चौड़ में ये 4 बदमाश अस्पताल के भीतर घुसते हैं और किसी को भनक तक नहीं होती कि इनके पास हथियार है। यहां तक कि एक अस्पताल के कमरा नंबर 209 में एक अपराधी पहले से मौजूद था, उसे इलाज के लिए लाया गया था। 5 शूटर्स यहां पर आते हैं और अचानक से इस कमरे के अंदर जाते हैं और फिर उन्होंने सीसीटीवी में भी ये दिखाई दिया है कि किस तरह अपनी जेब से पहले तो पिस्टल निकाली है, अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसके बाद ये 5 यहां से फरार भी हो जाते हैं और कामयाबी हाथ लग जाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं सीसीटीवी में, जो तस्वीरें कैद हुई हैं कि देखिए किस तरीके से आप खुद गिन सकते हैं। और पहले ये 4 लोग जाते हैं और फिर 5वां शख्स जो सबसे पीछे खड़ा है वो अपना पिस्टल बाहर से ही लोड करते हुए जाता है, क्योंकि पहले ही प्लानिंग करके आए हुए थे कि हमें एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारना है। एक व्यक्ति को मारने के लिए 5 लोग, 5 के हाथ में पिस्टल दिखाई दी है और सभी लोड करते हुए कि अगर एक भी गोली चूकी तो इसके बाद बाकी के 4 लोग और मौजूद है। यानी पूरी प्लानिंग थी। और आप देखिए कि आखिर किस धनक के साथ ये इस अस्पताल के अंदर प्रवेश करते हैं, कमरे नंबर 209 को खोलते हैं। सीसीटीवी में बाकायदा ये सब रिकॉर्ड भी हुआ है। लेकिन यहां अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं, इन्हें खाकी का खौफ जरा भी नहीं है कि आखिर इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बिहार को लेकर के, क्योंकि बिहार में बहुत जल्द चुनाव भी हैं और इस वक्त आम जनता के लिए यह मुद्दा भी विशेष तौर पर फोकस में रह सकता है कि आखिर आम जनता भरोसा करे तो करे किस सरकार पर। हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं और इस खबर के साथ ही अब हम थोड़ा सा टॉपिक को बदलते हैं और मेहमानों से जानते और समझते हैं कि इस वक्त वाकई आखिर बिहार में अपराध का ग्राफ इतना चरम पर क्यों है और अब तक क्या कुछ प्रशासनिक कानून व्यवस्था या सरकारें कर रही हैं इसको लेकर, क्योंकि विपक्षी दलों ने भी बहुत बार सवाल उठाया है। अनुप्रिया जी, सरकार आपकी, राकेश जी, आप दोनों गठबंधन में हैं। सबसे पहले मैं राकेश जी अब आपके पास आ रही हूँ, अनुप्रिया जी को क्योंकि पिछली बार मैंने मौका दिया, मैं आपके पास भी आऊंगी मैम। लेकिन राकेश जी सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। अभी खबर आपने सुनी, दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर मौत के घाट उतारा गया एक व्यक्ति को। सुरभि जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए, आप टेलीविजन पर अभी आप जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रही थी, देखिए आए दिन बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही है। अब बताइए, एक बेहतरीन हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, जो बिहार के लिए एक ऐसे समृद्ध हॉस्पिटल के रूप में सब लोग जानते हैं, जहां लोग इलाज कराने जाते हैं, वहां संपूर्ण बिहार के लोग वहां आते हैं और वह सुरक्षित नहीं है। हैरान करने वाली बात। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता और शासन और सरकार के बीच का जो गठबंधन है, राज्य में आपके पास आऊंगी, लेकिन मैंने ये सवाल अभी राकेश जी से पूछा हुआ है। क्या आए दिन ये अपराधी इतना बेखौफ हो गया? राज्य आपके पास आऊंगी, मौका मिलेगा आपको। राकेश जी, सवाल विपक्षी दल एक बार फिर से आप पर उठा रहा है। गठबंधन वाली सरकार है, आखिर कर क्या रहे हैं आप लोग? देखिए सुरभि जी, चंदन मिश्रा जो बक्सर से थे वो अपराधी थे, पैरोल पे वो बाहर आए थे और पैरोल पे बाहर आकर उन्होंने पारस हॉस्पिटल में जाने का काम किया, इलाज कराने का काम किया। संदिग्ध लोगों ने आपस रंजिश के कारण उनको मारने का काम किया। लेकिन हमारे डीजी साहब विनय कुमार जी ने तुरंत आनन फानन में वहां गए और कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़कर जेल में भी डालने का। एक नंबर। दूसरा नंबर मैं कहता हूं कि बिहार में अपराध का ग्राफ को किसी ने तूल दिया तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक प्रोग्राम में, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए भैया, आपने प्रश्न राजकुमार जी, राजकुमार जी तेजस्वी जी के हाथ में नहीं है।
घटनाएं अरे सुन लीजिए भैया, आप उसके जिम्मेदार फिर आप वैसे हैं। बात करते हैं। अरे राजकुमार जी, सुनने का काम कीजिए, आपकी बात हम लोग हाँ। बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप आपने गलत आरोप बात लगाए, बोल रहे थे, आप सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। सुरभि जी फिर वही पे, फिर इनको ठीक बोलिए है राज जी, 2 चुप मिनट सुन रहेंगे। लीजिए, मैं आपको मौका दूंगी। राकेश जी बोलिए। आपका लोकतंत्र में मौलिक अधिकार था, आपने प्रश्न पूछा, सत्ता का पहली काम बात बता यह रहे है कि जरा बता रहा हूं। सोचिए अरे भैया कि सुनिए, सरकार इनकी है। राजन, शासन अरे सरकार प्रशासन हमारी है, इनके इसलिए हाथ में बता है। रहे हैं। सुनिए आरोप सर इसलिए तो सरकार- सवाल मैंने उन्हीं से पहले पूछा अरे ना आप सर। मान लीजिए कि आपसे सरकार राज नहीं जी, चल रही है। आप अरे इस बात को तो आपने- समझिए, आप क्या सवाल तो बात पहले कर उन्हीं से लीजिए। पूछा गया। अरे जनता पूरे बिहार की 13 करोड़ जनता अरे सुन लीजिए महसूस कर रही है। राजकुमार भाई ये आपसे कब तक निवेदन यह है। कहने से काम चलेगा? अरे कि हमारी शासन सरकार प्रशासन है, कार्रवाई हमारी करेगी। लेकिन ऐसी राकेश हमारी जी, आप ये सरकार मानेंगे, आप ये मानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी भी आपसी रंजिश में ही दिन दहाड़े खुलेआम किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। मैं आप लोगों के पास लौटूंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन पटना से संवाददाता महिप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महिप, क्या जानकारी है इस वक्त, आखिर इस मामले को लेकर के क्या किसी तरीके का कोई अपडेट, किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई है? जो 5 लोग अस्पताल में पहुंचे थे, मौत के घाट उतार दिए एक शख्स को। तो फिलहाल महिप के पास हम लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी राकेश जी, लेकिन अनुप्रिया जी सवाल आपसे भी है, क्योंकि अगर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में है तो मैडम सवाल तो आप दोनों से सबसे पहले पूछे जाएंगे। राज जी का ये कहना है कि जो बीती गई, जो बात बीत चुकी है उस पर ना आकर के आज आपकी जब सरकार है तो सवाल आपसे होगा, और लाजमी है सवाल आपसे होना चाहिए। क्या कहेंगे आपराधिक ग्राफ को लेकर के? सुरभि जी, इस पे मैं थोड़ा सा 1 मिनट में खत्म कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ठीक है राकेश जी, जल्दी। सुरभि जी, घटना जो बढ़ रही है बिहार के अंदर, ये तेजस्वी प्रसाद यादव का देन है, जिन्होंने जिस दिन से शाहबुद्दीन हैरान करने वाली बात है तेजस्वी प्रसाद की उसी देन दिन है। से हुआ। अरे सर सरकार उनकी देन है तो ठीक कर लेते ना अपनी और सफलता राकेश जी। स्वीकार ठीक कीजिए। है, 1 मिनट राज जी, सरकार राज जी एक सेकंड राज जी, राकेश कुमार जी, अगर आपका ये कहना है कि तेजस्वी यादव की देन है तो आप ठीक कर लेते। मौका तो आपके पास भी था, मौका तो आपके पास भी था ना। जी आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या करते हैं? पूरा बात साफ करो, पूरा बात साफ क्या होता है? राजकुमार जी, राजकुमार जी 1 मिनट दीजिएगा जरा। सवाल है कि आपसे जिसके कारण ऐसी बड़ी बड़ी बात राजकुमार जी, आप दोनों अगर इस तरीके से लड़ेंगे तो किसी की आवाज ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगी, दर्शक आपको नहीं सुन पाएंगे कि कौन क्या कहना चाह रहा है। राकेश जी, आप सवाल तेजस्वी यादव की सरकार पर उठा रहे हैं अगर, तो आप एक बात बताइए, अगर किसी भी पेड़ को पनपने के लिए सबसे पहले जब बीज डाला जाता है वो पौधा बनता है, सर सिंचाई के वक्त अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से कमजोरी रही है तो आपके पास तो समय था, पेड़ होने तक भी तो आपके पास मौका था ना कि उसे और फलाया फुलाया जा सकता है, अच्छे से उसकी सिंचाई की जा सकती है। खैर मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच कई ऐसे रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तो मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, और मैं मृत्युंजय जी आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त बिहार में जिस तरीके से हम अपराधियों को बेलगाम बेखौफ देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक और नया मामला सामने आ गया अब तो फिलहाल मृत्युंजय तिवारी जी का भी संपर्क हमसे टूट गया है, उन्हें दोबारा संपर्क करने का हम प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, अब तक आप जिस तरीके से सुन रहे हैं, राकेश पोद्दार जी को भी सुना, अगर तो आपने अब तक कई ऐसे स्टेटमेंट्स देखे और सुने होंगे, प्रतिक्रियाएं सुने होंगे, रिएक्शंस कई लोगों के सामने आ चुके हैं, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है कि अपराधी आखिर बेलगाम बेखौफ कब तक रहेंगे, और दोनों सरकारों से सवाल ये होती है। हालांकि हमारे साथ डॉक्टर अनुप्रिया जी प्रवक्ता जेडीयू से जुड़ी थी, राकेश पोद्दार जी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े, राजकुमार रंजन जी प्रवक्ता आरजेडी से जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन इस वक्त बिहार में एक और मुद्दा गर्मा गया है, क्योंकि आपने देखा कि बिहार में किस तरीके से धड़ल्ले से अभी भी अपराध का ग्राफ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है पटना की, पटना के पारस अस्पताल की तस्वीर, जहां आप खुद देखिए कि अस्पताल की गैलरी के भीतर 5 हथियारों से लैस आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए यहां पर बदमाश घुसते हैं। एक व्यक्ति
जिसपे पहले से ही मामले चल रहे हैं और उसे आरोपी बना करके उसमें जांच भी की जा रही है। हालांकि उसकी तबीयत नासाज होने की वजह से अस्पताल लाया गया था, लेकिन आप ये देखिए कि कैसे, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इतने लंबे समय से रेकी कर रहे थे कि आखिर उस व्यक्ति को किस वक्त अस्पताल लाया जाएगा, क्या उसकी तबीयत खराब है या नहीं, और उसके बाद उन्हें यह भी पता होता है कि किस कमरा नंबर पर उसे ठहराया गया है। और फिर ये बदमाश कैसे दिन दहाड़े इस अस्पताल के अंदर घुसते हैं और वो भी हथियारों से लैस। चेकिंग को भी लेकर सवाल उठ रहा है इस अस्पताल पर भी कि आखिर इस अस्पताल के बाहर क्या कोई चेकिंग व्यवस्था नहीं थी, क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात नहीं थे। जो सीसीटीवी वीडियो सामने आए, सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे उन्होंने अपने कवर के हिस्से पर उस पिस्टल को छुपाया हुआ था अपनी शर्ट से, लेकिन अचानक जैसे वो गैलरी के अंदर आते हैं, कमरे नंबर 209 तक पहुंचते हैं और उसके बाद वो अपने पिस्टल्स निकालते हैं, गोलियां लोड करते हैं और उसके बाद 209 कमरे नंबर को खोलते हैं। यानी कि पहले दरवाजा खोला गया, एक एक करके सभी अंदर जाते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति को, जो पहले से यहां पर पेशेंट बनकर के लेटा हुआ था, उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सवाल इस वक्त कई सारे बिहार को लेकर, और सिर्फ बिहार ही नहीं लेकिन कानून व्यवस्था, अस्पताल प्रशासन को लेकर भी सवाल है कि क्या सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले से नहीं पता चला कि इनके पास किसी प्रकार का हथियार है। दूसरी चीज यह भी है कि आखिर कानून व्यवस्था इतनी लचर क्यों है, आखिर कानून की कमर इस तरीके से टूटी हुई क्यों दिखाई देती है कि वो अपराधियों पर लगाम लगा ही नहीं पा रहे हैं, खाकी का खौफ जता ही नहीं पा रहे हैं, खाकी मजबूत क्यों नहीं हो पा रही है, इस पर भी सवाल है। तो फिलहाल आपने अभी भी कई ऐसे रिएक्शन सुने होंगे। अगर बात आरजेडी की आती है तो बीजेपी या जेडीयू की ओर से हर बार ये सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि ये तो इन्हीं की देन है, लेकिन इसी को लेकर इस बीच पूर्व डीजीपी निर्मल कौर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, स्वागत के साथ सवाल इसी तरीके का मैं आपसे करना चाहूंगी जो थोड़ा सा टफ आपको जरूर लग सकता है, क्योंकि मैम कानून को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आम जनता भी पूछ रही है। विजय सिन्हा जी भी अब तो ये कह चुके हैं कि कानून ही इस वक्त बेहद कमजोर दिखाई दे रही है, गलती किसकी है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि अपराध का रास्ता तो अपराधी का अंत ऐसे ही होता है, चाहे वो अस्पताल में हो चाहे कहीं और। निश्चित ही अपराधी गिरोहों के आपस की राइवलरी और आपस की उनकी जो फूट है या आपस की जो दुश्मनी है, उसका परिणाम है ये घटना। जो व्यक्ति मारा गया वो भी एक अपराधी था, मारने वाले भी निश्चित ही कोई उसका विरोधी गैंग रहे होंगे, और उन्होंने, मतलब ये कोई मुश्किल नहीं है जाके पहले वहाँ अस्पताल में रह जाना किसी भी बहाने से और शूट कर देना, और मिनट टू मिनट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी रखना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि पुलिस में भी उनके भेदिए रहते हैं, उनके भेदिए कॉमन फ्रेंड्स भी रहते हैं, उसी के गिरोह का कोई ना कोई आदमी इस गिरोह का भी सूचना दे रहा होगा, और हो सकता है कि कोई ने जो भी दुश्मनी के कारण रहा हो। तो ये कोई कठिन कार्य नहीं है इस तरह से मार देना, पर विधि व्यवस्था पे जरूर सवाल उठता है। और आप ये भी तो देखिए कि दोनों पक्ष अपराधी हैं, और अपराधी का अंत कोई बहुत अच्छे से तो कभी हुआ नहीं, कभी नहीं कि कोई अपराधी अपने बिस्तर में लेट के सोया, मरा हो सोते हुए या लेटे हुए या बीमारी से। अपराधी का अंत तो इसी तरह होगा। जो भी दुश्वार अपराधी है, जो ये गैंग है, इस तरह के गैंग वॉर चलते रहते हैं इनके लगातार, और आपसी जो उनकी सरपरस्ती है या आपसी डोमिनेंस है या आपसी जो, मतलब एक कौन अच्छा है, कौन किसका ज्यादा, लेकिन मैम आप कह रही हैं कि दोनों ही अपराधी थे, दोनों का अंत तो बुरा ही होता है, चाहे अपराधी कोई भी क्यों ना हो, किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। लेकिन मैम सवाल तो कानून व्यवस्था को लेकर भी उठ रहे हैं ना, क्योंकि आप खुद देखिए ना, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी में कैद हुआ है कि ये 5 बदमाश अस्पताल के भीतर दाखिल होते हैं, पिस्टल लोड करते हैं, इतना समय इनके पास, ना इनकी चेकिंग की जाती है, ना ही किसी को ये भनक लगती है। आपने कहा कि जानकारी जुटाना बहुत आसान है, सिक्योरिटी गार्ड तो होगा, अस्पताल का अपना सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था जब ये 5 एकदम हम उम्र 25-30 साल के मुस्टंडे किस्म के लोग दाखिल हुए हैं, तो निश्चित शक होता है, 5 की शक्ल देख के शक हो रहा है कि ये अपराधी किस्म के व्यक्ति है। तो वहीं पे जांच होनी चाहिए थी, सर्च होनी चाहिए थी। अस्पताल में जरूर प्राइवेट सिक्योरिटी तो रहती है, पुलिस रहे न रहे। और दूसरी बात है, क्योंकि तो वो अस्पताल में यही चलता रहेगा क्या? इसकी जेल से भर्ती था, तो वहां भी उसकी सुरक्षा की पुलिस द्वारा भी व्यवस्था होनी चाहिए। मैम लगता है वो आप पूर्व तौर पर डीजीपी रह चुकी है, मैम इसकी टोपी उसके सर, यही कार्यक्रम हम देखेंगे क्या बिहार में? क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, पुलिस पर जब सवाल उठाए जाते हैं तो कुछ सिक्योरिटी व्यवस्था पर आपने भी सवाल उठा दिया कि अस्पताल की सिक्योरिटी कैसी थी, वहीं जांच होनी चाहिए, तो फिर पुलिस क्या करेगी? और जबकि ये व्यक्ति भी तो पुलिस कस्टडी में ही वहां भर्ती था ना, बीमार था, अस्पताल ले गया, पर ये था तो एक तरह से जेल का ही व्यक्ति ना। तो जब वो जेल में भर्ती व्यक्ति है, इलाज के लिए वहां गया है,
तो वहां भी उसकी सुरक्षा की कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य होती है और होनी चाहिए थी, पता नहीं कैसे नहीं है और यहाँ पर नहीं है। तो निश्चित ही लैप्सेस तो है, त्रुटि तो हुई है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसमें त्रुटियां हुई हैं। और अगर ये त्रुटियां ना करते तो ये घटना को अंजाम न दे पाते। मारता वो एक्सपीरियंस्ड है। बिहार में जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं, आम जनता पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, लोगों को अपनी सेवा नहीं दे पा रही है, उन्हें सुरक्षित नहीं रख पा रही है। हो क्या रहा है बिहार में, आपने भी तो देखा होगा अपना एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के तहत हमें जरूर ये बताइए कि आखिर कहां पर वो व्यवस्था क्या है, पुलिस की एक्शन क्यों नहीं हो पा रहे? व्यवस्था ये है, हमारी व्यवस्था ना सिर्फ पुलिस की, पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सिर्फ वीआईपी के आसपास घूमती। पुलिस के भी जो 95% लोग हैं वो लोग वीआईपी सुरक्षा में, वीआईपीओ की टंडेली करने में या वीआईपी का कोई ना कोई काम करने में लगे रहते हैं। तो आम जो अपराध है, अपराध नियंत्रण है, पेट्रोलिंग है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम है, विधि व्यवस्था है, उस पर वो लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो आप ये कह रही है कि सरकार आपको रोक रही है? सारी नफरी तो सरकार रोकती नहीं है, पर सरकार ये भी इंश्योर करती है कि जितनी नफरी है उसका 95% सिर्फ वीआईपी ड्यूटी में लगा रहे हैं, चाहे वो बंदोबस्ती की है, चाहे वो सुरक्षा की है, चाहे वो रूट लाइनिंग है। कहीं भी वीआईपी जाते हैं सबको एस्कॉर्ट चाहिए, सबको पायलट चाहिए। मतलब कितने लोग हैं जिनको एस्कॉर्ट पायलट चाहिए? भैया आदमी, या तो आप स्पेशल बल निकालिए उनके लिए। एक आदमी पर आप इस तरह अगर 10-10 लाख का खर्चा करेंगे, खाली एक छोटा से छोटा जो अदना व्यक्ति है थोड़ा भी वीआईपी बन जाता है। रसूख का सवाल आम जनता की जिंदगी से ज्यादा हो जाता है मैम, इसका मतलब तो हम यही समझे? बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता की पहुंच या पूछ नहीं है, ये तो वीआईपी कल्चर है, हमारा कल्चर ही वीआईपी कल्चर है। अगर आप किसी को जानते हैं तो शायद आपका काम हो जाए, और या फिर कुछ अगर आप अदरवाइज प्रभावशाली है पैसे से या रुतबे से तो शायद आपका काम हो जाए, या कोई जान पहचान निकालने से आपका काम हो जाए। आम जनता अभी देखिए ऑनलाइन हुआ है, ये तो बहुत अच्छा किया मोदी सरकार ने कि जितनी भी सर्विसेज है अपनी उनको अधिकतम को ऑनलाइन कर दिया। अब ऑनलाइन होने से काफी हद तक व्यवस्था में सुधार हुआ है। पुलिस की भी एफआईआर ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। सीसीटीएनएस आ गया पुलिस में, जो क्राइम कंट्रोल जो नेटवर्क है, क्राइम क्रिमिनल्स का जो है नेटवर्क है पूरा, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। परंतु फिर भी ये अभी तक मतलब ये ग्रे एरिया है। ठीक है मैम, देखिए आपने देखा कैसे खुलेआम फायर किए गए। बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमसे बातचीत की। लेकिन इस वक्त हमारे साथ क्राइम एडिटर अली शरार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं और उनका भी हम रुख करेंगे। अली, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतने क्राइम बीट्स कवर किए हैं, अलग अलग जगहों का क्राइम देखा है, लेकिन बिहार की जब बात आती है तो इतना बेखौफ अपराधी हैं कि अस्पताल के भीतर दाखिल हो जाते हैं। अस्पताल वो जगह जहां डॉक्टर्स किसी भी तरीके से मरीजों की जान बचाते हैं, और ऐसे में जब वो इस तरीके की घटनाएं देखेंगे तो आधे लोग तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। आखिर कानून व्यवस्था को भी लेकर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। ठीक है, अली के पास हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको पटना के पारस अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां आप खुद देख सकते हैं कि कैसे इस अस्पताल के कॉरिडोर के भीतर पहले तो ये 5 बदमाश दाखिल होते हैं और उसके बाद इन्हें इस बात का भी खौफ नहीं है कि उनका चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है। तो हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है और तमाम खबरों के अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।